बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट डे है। मैंने किसी दिन भी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ज़्यादा पढ़ा दिए या कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो? क्लियर है? जिस चैप्टर की जितनी औकात है उसको उतना ही लेके चलना है ना सर। ऐसे चैप्टर भी आने हैं जो डेढ़ दो हफ्ते चलने हैं, लेकिन ये चैप्टर छोटा सा था। अगला चैप्टर 3 है 3 दिन का, उससे अगला चैप्टर 4 करना है 4 दिन का। 2 हफ्ते में आप कहेंगे हमने 17 में से 3 चैप्टर कर लिए, बस अब तो कुछ नहीं रह गया पीछे। लेकिन उसके बाद चैप्टर बड़े शुरू होंगे। पहले शुरू में जिस तरह आई कैप वाले नहीं कहते कि बच्चे को घेरने के लिए पहले पीआरसी दे देते हैं। जब बच्चा पीआरसी के एमसीक्यू पास करता है वो कहता है ये हमें सारे लोग झूठ बोलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है सी है। देखो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, आखिरी हफ्ते पढ़ के सारा पास कर लिया। फिर जब वो गैफ में आते हैं फिर कहते हैं कि या अल्लाह मेरी तौबा, मेरा ये मतलब नहीं था। सर आ जाए, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको लाइन किया हुआ है मैंने कि ये पहले करवाने हैं। सर टाइप्स ऑफ डाटा में मैंने क्या पढ़ाया था? डाटा क्या है? डाटा क्रिटिकल रिसोर्स है। डाटा के जरिए कस्टमर बिहेवियर को असेस करते हैं। डाटा के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर कल मुझे याद आया, कल तो आपके साथ हमारी आखिरी बात क्या हुई थी? हॉस्टल। कुछ सोच के आए हैं? कितने बच्चे इस पे वर्क कुछ सोच के आए? जरा हाथ खड़ा कर दें। अच्छा जी, चलो कह ही सकते हैं। सर जी हॉस्टल की बात होने लगी, या पहले एक रिकैप देकर फिर मैं हॉस्टल पर आ जाता हूँ। 1 मिनट इसको ठहर लेते हैं। सर मैंने टाइप्स ऑफ डाटा आपको पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ डाटा में क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा, ऑर्डिनल डाटा, नॉमिनल डाटा। क्लियर है? सर आगे आए। कल इसके बाकायदा क्लास एक्टिविटी हुई थी, ये सारे एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए थे। फिर उसके बाद कैटेगरीज ऑफ डाटा, इसमें एक स्ट्रक्चर्ड था, एक अनस्ट्रक्चर्ड था, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड था। कल हुई थी डिस्कस इस बारे में। प्री डिफाइंड फॉर्मेट, तरतीब, टेबल, स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं, कभी इमेज, कभी टेक्स्ट, कभी वॉइस, कभी वीडियो। अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी बात हुई थी। ये जो मैंने एग्जांपल, ये जो आप जब लॉगिन आईडी डालते हैं क्लास वेबिनार के लिए, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालते हैं, रजिस्टर करते हैं, ये स्ट्रक्चर डाटा की एग्जांपल है। इसमें डेट एंड टाइम आ रहा होता है, ये स्ट्रक्चर्ड है सर। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा की हर सेक्टर में इंपॉर्टेंस की बात हुई थी। फिर उसके बाद अनस्ट्रक्चर डाटा की बात हुई थी, और फिर उसके बाद अनस्ट्रक्चर डाटा की हर सेक्टर में इंपॉर्टेंस है इसकी बात हुई थी। फिर उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात हुई थी, और मैंने कहा था सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है ये भी क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड है। ये देखें, ये सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। और ये जो पोस्ट मैंने डाली है 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले डाली थी, उस वक्त ये क्या थी? ये पोस्ट, कभी मैं पोस्ट में वीडियो डालता हूं, कभी मैं पोस्ट में लेक्चर कभी मैं पोस्ट में लेक्चर का लिंक दे देता हूं, कभी मैं पोस्ट में टेक्स्ट दे देता हूं। तो ये जो पोस्ट वाला एरिया है ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ये वाला जो एरिया है प्रोफाइल वाला, ये स्ट्रक्चर्ड है। तो ओवरऑल जब हम इसकी बात करें तो ये सेमी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में फॉल करता है। फिर उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ डाटा की तरफ आए थे, और मैंने कहा था भाईजान कुछ सेकेंडरी है और कुछ प्राइमरी है। सेकेंडरी डाटा में कुछ इंटरनल डाटा, कुछ एक्सटर्नल डाटा। प्राइमरी डाटा में क्या आना था? सर्वेज और रिव्यूज। और फिर मुझे याद है इसकी मैंने एग्जांपल दी थी सर। वो एग्जांपल अगर मैं आपको अभी एक बार रिकैप करवा दूं, चूंकि ये तो कल ही पढ़ाया था ना सर, मैंने उसको ये सर याद है कोका कोला की एग्जांपल, गौरमे की एग्जांपल दी थी। गौरमे ने क्या सोचा है?
पाइनएप्पल ड्रिंक की कल बात हुई थी, याद है सर? पाइनएप्पल ड्रिंक की बात हुई थी, इसको ये प्रोडक्ट शुरू करनी चाहिए या नहीं? तो हमने कहा था ये बात ज़बानी नहीं होनी, बल्कि इसके लिए डाटा चाहिए होगा। अब डाटा कहाँ से कलेक्ट करें, सेकेंडरी सोर्स से या प्राइमरी सोर्स से? सेकेंडरी सोर्स की बात की थी तो हमने कहा था भाई इसमें तो कुछ इंटरनल होता है और कुछ एक्सटर्नल होता है। हम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसकी सेल्स को असेस करेंगे, और एक्सटर्नल में देखना है तो सर मरी ब्यूरी की भी एक बिग पाइनएप्पल है, उसकी बड़ी सेल है, उसको देखेंगे। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस देखेंगे कि क्या हमें ये काम शुरू करना चाहिए या नहीं चेक करना चाहिए। एक काम क्या किया है, सैंपल ड्रिंक बना लिए। ड्रिंक का क्या किया है, सर्वे करा लिए। सर्वे करा के हमने डाटा कलेक्ट किया है, फीडबैक लिया है सर्वे का, उसके कितने लोगों को पसंद आया, कितने लोगों को नहीं पसंद आया, कौन सी इंप्रूवमेंट है, प्रोडक्ट का कलर चेंज करें, प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज करें। सर ये सारा कुछ करके नतीजा निकालना है, और अगर इस सब कुछ करके आपको लग रहा है कि फिजिबल है तो फिर तो भाई फिर तो पैसा ही पैसा है सर, फिर तो पैसा नीचे और आप उसके ऊपर। ठीक हो गया सर? सर जी ये सारी डिसीजन मेकिंग थी। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन किया है, हमारे साथ भाई मौजूद है उमर भाई, उनको मैंने ये सारा गाइड किया और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये स्लाइड बना दी। वो सर समझ आ गई है? आ जाए सर। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। सर जी डाटा की इंपॉर्टेंस पर हमने क्या बात की थी? रेलेवेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने कर ली थी। एथिकल कंसिडरेशन इन डाटा कलेक्शन, ये हमारी आज की अहम बात है। सर जी एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स मोर डाटा, इट इज क्रूशियल टू कंसिडर द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ डाटा कलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्ट्स मोर डाटा, आपका जितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर रहे हो उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी ख्याल रखो और एथिक्स का भी ख्याल रखो। सर एथिक्स क्या है? सर लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज आया, उसके यहाँ सर पे सुराख है, वो और कुछ नहीं देखता, फौरन वीडियो बना के कहता है कि ये देख रहे हैं कि ये मरीज के सर पे सुराख है। सर वो बंदा है, वो इंसान है, उसकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। सर एक बंदा है, वो हमारे पास आता है, हमें कहता है कि सर आप हमारी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। हम जहाँ बैठते कहते हैं कि वो लतीफ़ है ना, उसका हर पार्के में 400 एकड़ जगह है, हर जगह पे बैठ के ये बताते हैं। क्या हमें बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। सर एथिकल रिक्वायरमेंट है, मेरे पास डाटा हुआ है, डाटा आया है, ये उसका पर्सनल डाटा है, मुझे उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर जी ट्रांसपेरेंसी, डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है बताया जाए कि भाई मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं और इस मकसद के लिए कलेक्ट कर रहा हूं। आपसे डाटा आपसे सारे बच्चों से फोन नंबर लिया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, और आपका जो फॉर एग्जांपल जो नंबर है वो हमने किसी ट्रैवल एजेंट को दे दिया जो हर दूसरे दिन आपको कहा टिकट सस्ती हो गई, टिकट ले लो, खुदा का वास्ता है टिकट ले लो, लाहौर से मलेशिया की टिकट सस्ती। कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है, जिस मकसद के लिए डाटा लिया था उसी मकसद के उसके हवाले से ही हमें आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। डाटा का कलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डाटा सिक्योरिटी, अब सर हम पढ़ाते हैं बॉयज का डाटा भी है, गर्ल्स का डाटा भी है, तो क्या गर्ल्स का डाटा बॉयज के लिए अवेलेबल होना चाहिए? आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। बॉयज का डाटा गर्ल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये दुखी हैं, इनकी बात भी सुन लें कि मैंने तो नहीं शुरू किया था लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है सर वो भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन आम तौर पे यहाँ पर सेंसिटिविटी ज़्यादा गर्ल्स के डाटा की है। अच्छा हम क्या करते हैं, बॉयज़ का व्हाट्सएप ग्रुप अलहदा, गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप अलहदा, और मेक श्योर करते हैं कि बॉयज़ वाला डाटा जो है, इवन गर्ल्स वाले ग्रुप में सिर्फ मैं ही होता हूँ, कोशिश करते हैं टीए को भी गर्ल्स के ग्रुप में ऐड ना किया जाए।
उसकी वजह यही होती ताकि उनका डाटा सेंसिटिव है और वो सिक्योर है। अच्छा, पॉइंट ये नहीं होता, एक तो डाटा सेंसिटिव है ना, वो ज़ात भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आप जो बंदे होते हैं वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होते हैं, तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर टॉलरेट कर सकते हैं। तो सर जी, सिक्योरिटी में ये है डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, collecting data from protecting collected data from unauthorized access or misuse। सर जी, अवॉइडिंग बाइस्ड इन कलेक्शन डाटा। सर, डाटा की कलेक्शन में बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए, डाटा की कलेक्शन में बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए। सर, वो एक बंदा 15 इंटरव्यू करता है, लोगों से पूछता है कि जी इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी या ये बेहतर है, उनमें से 11 लोग कहते हैं कि ये वाली हुकूमत बेहतर है, 4 लोग कहते हैं इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी। वो उन 4 लोगों का इंटरव्यू देके कहता है कि आपके सामने अवाम का फैसला आ गया, और सारी अवाम यही कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी और ये वाली हुकूमत बेहतर नहीं है। बेसिकली जो डाटा कलेक्ट किया और जिसको डिस्प्ले किया है वो बाइस्ड है। यानी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? मैं अक्सर जब ये बात आती तो मेरे जहन में एक तस्वीर आती है, वो मुझे मिल नहीं रही, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊं कि ना एक इलाके में जो है ना वो सैलाब आया था, अब सारा पानी उतर गया और इलाका बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन एक छोटा सा जो है ना वो ढलवान सी है, वहां पे पानी खड़ा है और कैमरामैन वहां से व्यू ले रहा है कि ये देखें जी पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। ये बाइस्ड रिपोर्टिंग होती है, और ये जो डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है यही बाइस्ड है। ऐसे बंदों से जानबूझ के इंटरव्यू करना, ये भी डाटा कलेक्शन में बाइसनेस है। पाकिस्तान में तो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन का लॉ अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन एक कानून पीका एक्ट है। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये बात कहता हूँ कि मेरा काफ़ी ज़्यादा कंटेंट, काफ़ी ज़्यादा डाटा फेसबुक पर मौजूद है, कोई बंदा जो है वो तो मेरी तस्वीर उतारे और मेरी तस्वीर उस डाटे से ले, एआई को कहे कि फॉर एग्जांपल सर जो है वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सर जो है वो सिनेमा में गए हैं और मूवी देख रहे हैं, जबकि मैं सिनेमा में जाके मूवी नहीं देखता। अच्छा, वो ये वाली तस्वीर फेसबुक पे लगा दे कि सर सिनेमा में मूवी देख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कानून की तरफ से कोई प्रोटेक्शन है, कोई मुल्क में कोई निज़ाम, कोई कानून कुछ है? तो इसका जवाब है यस, मेरे पास एक कानून है जिसका नाम है पीका एक्ट। ये क्या कहता है कि अगर कोई बंदा अनऑथराइज एक्सेस करता है मेरे डाटा को और मेरे पर्सनल डाटा को मिसयूज करता है, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं इस कानून के तहत। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये भी पॉलिसी है जो इंश्योर करती है कि डाटा प्रोटेक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सर जी, अब बहुत तेजी से जैज कैश, इजी पैसा, नया अकाउंट, नया बैंक जो है, ये सारे हैं, ये बेसिकली जो है ना वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है। यहाँ पर तो थोड़ा अर्सा हुई है, मैं ईरान गया था तो आज से 15 साल पहले जो लोग डोनेशन मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, उनके पास भी वो मशीन थी जो कार्ड वाली होती है कि कि यार अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, कि यार नहीं है पैसे के, कार्ड तो है ना, कार्ड से दे दो। तो सर अब आहिस्ता आहिस्ता वो दौर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी थोड़ी सी मुनासिब जगह पे डोनेशन देने जाएं तो उनके पास कार्ड्स होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे के लेवल पर आ रहे हैं, और अब लोग बस वो कार्ड की मशीन और उन चीज़ों से जायज़ कैश कर दें, तो वो ये कहते हैं कि भाई जायज़ कैश कर दें, विच रिकग्नाइजेज द लीगल वैलिडिटी। अब ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का बनना, ट्रांजैक्शंस को चेक करना और इस चीज़ को इंश्योर करना कि कानून है तो डिजिटल ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो, इसके लिए ये वाले कानून इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऑर्डिनेंस है 2002। तो भाई ये एथिकल कंसिडरेशंस थी, और लॉज इन पाकिस्तान ये हैं, आगे भी एक चैप्टर में पाकिस्तान में जो लॉज हैं, स्टेट बैंक है, SCCP के हवाले से जो लॉज हैं इंशाल्लाह आगे भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो भाई
ये चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक था, मैंने करवा दिया। एक रियल टाइम रियल लाइफ केस स्टडी की बात आपके साथ की थी, और वो थी जनाब कौन सी, हॉस्टल वाली। उसकी बात करते हैं, एमसीक्यूज आपको करवाना है, फिर टाइम बचेगा तो चैप्टर 3 शुरू करेंगे, नहीं तो चैप्टर 3 जो है वो इंशाल्लाह कल शुरू कर देंगे। अलबत्ता मंडे वाले दिन चैप्टर 1 का पक्का टेस्ट है, साथ साथ तैयार करेंगे तो ही फायदा होगा। सर जी आ जाए हॉस्टल की तरफ जरा। कहाँ पर है मेरा ये, सर जी हमने कहा था हॉस्टल बनाना है या नहीं बनाना। अब पूरा चैप्टर आपके सामने है और हमने इस केस स्टडी से ये वाला पूरा चैप्टर कवर करना है। सर जी मेरे साथ आ जाएं और इधर हॉस्टल की बात यहाँ पर कर लेते हैं। कल क्या बात लिखी थी, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 करोड़ की। कैपेसिटी कितनी है, 150 सीट्स की। पर पर्सन 18,000 रेवेन्यू आ रहा है। यही है सर, विद मेस कहा था जी। जी अब हमने ये डिस्कशन है कि भाई ये फैसला करें या ना करें। हमने आज तक जो पढ़ा एक नतीजा तो निकाला कि यार मुंह उठा के फैसला नहीं करना। फैसला किस बेस पे करना है, डाटा पे करना है। डाटा से क्या करनी है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, और इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है। तो भाई ये पहली बात। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर 150 सीट्स हैं और 18,000 पर बच्चा, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 27 लाख पर बच्चा आएगा। फाइनेंशियल डाटा की पहले बात कर लेते हैं, ये देखेंगे ये वाइबल भी है या नहीं, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जनाब हमारा रेवेन्यू आ गया। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सर क्या कॉस्ट होती है, मैस की कॉस्ट। लेट से मैस वाले के साथ बात हुई है कि वो 3,000 रुपये पर बच्चे में सबको मैस दिया करेगा, तो सर मैस की कॉस्ट कितनी हो गई, मैस की कॉस्ट निकल आई। सिक्योरिटी की कितनी कॉस्ट है, 2 गार्ड्स हैं, एक सुबह का और एक शाम का, तो भाई 50,000 पर मंथ है। तो ये तो सीधा सीधा ही हो गया भाई। और किस चीज की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी। लेट से पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है 2,500 रुपये, आ जाता होगा इतना ऑन एवरेज। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 150 जी, 2 लाख। देखिएगा कितना बन रहा, 3,75,000 जी। एक उन्होंने बंदा भी रखा हुआ है जो आपसे डील करता है, वार्डन रखा हुआ है। वार्डन की कितनी सैलरी है, 35 से 40 कर दें, 40 कर दें। और सफाई करने वाले भी 2 लोग हैं, स्वीपर्स
स्वीपर लेट से कितने हैं सर? 3 स्वीपर कर लेते हैं सर, 3 कर लेते हैं, 75,000। बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है, बिल्डिंग का रेंट भी कर लो सर। हाँ भाई, लेट से बिल्डिंग का रेंट है 2 लाख। 2 लाख कर ले, कम है सर। 3 करोड़ की सर इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने उस इन्वेस्टमेंट में ये बिल्डिंग नहीं खरीदी, फॉर एग्जांपल रेनोवेशन करानी है, उसको सीधा बदला करना है, उस पर बड़ा पैसा लगता है सर। हाँ जी, बिल्डिंग का रेंट कितना है? चलो 6 लाख ला लिए, चलो 6 लाख ला लिए। हाँ जी, और खर्चा? जी भाई, इंटरनेट वो कितने हैं? लेट से 10,000। वो बिजली के अंदर आ गया ना सर। 30,000 आ गया जी सर। इन्वेस्टमेंट कम है इसमें, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम एक पॉइंट तक पहुंचे, और खर्चे बताएं भाई। जी भाई, मैट्रेसेस सर जी, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आ गए ना। इस 3 करोड़ रुपए का आखिर तो कुछ लिया है ना। इस 3 करोड़ रुपए की क्या दी है? सिक्योरिटी दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो आ गया ना ये सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया, बिल्डिंग को भी सेट किया है, हॉस्टल के जो फर्नीचर था, जो रिक्वायरमेंट थी, किचन था, वो सब चीजें सही की, पार्किंग को सेट किया, ये सारी चीजें सेट की हैं सर। जी जी सर जी, लॉन्ड्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉन्ड्री इसके अंदर वैसे शामिल होती है आमतौर पे? नहीं, 18,000 में लॉन्ड्री नहीं आएगी सर। जी सर, गैस का बिल ना, हमने ये जो मेस की कॉस्ट डाली है ना, इसमें गैस शामिल कर दी। जी बस जी। सर जी, मेस के अंदर जब हम पर हेड ले रहे होते हैं ना, तो उसमें सब कुछ शामिल होता है। अच्छा, 5,000 कर दें इसको? 5,000 कर दें, जैसा खाना होता है 3 भी ठीक है। बहरहाल 5,000 को करें तो कितना बनेगा? 7.5 लाख। जी, और लो जी, मेंटेनेंस भी होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर 1 लाख रुपया पर मंथ लगा लें ओवरऑल। है ज्यादा है सर, इतने लग जाते हैं जहां पे इतनी कैपेसिटी हो ना 150 लोगों की, वहां पर 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा भी खराब हो तो बड़े पैसे लग जाते हैं जी। सर जी मुझे बताइएगा, टेंटेटिव क्या प्रॉफिट आ रहा है? 6,80,000 का प्रॉफिट है, बताइएगा सर। 6 लाख ही है और 7 लाख ही है, 13 तो ये हो गए, बाकी तो छोटे छोटे ही हैं। और ये 4, 17, 18 जी, 6,80,000 रुपए पर मंथ प्रॉफिट है। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये बिजनेस करना चाहिए?
3 करोड़ पे इन्वेस्ट किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो जी। 8160,000 डिवाइडेड बाय 30 मिलियन। जरा परसेंटेज निकालिएगा, रिटर्न कितना आ रहा है। जी भाई 27%। अब ज्यादा क्लियर नहीं हो गया? हाँ जी, क्या 27% में ये वाइबल है? लेट्स से अज्यूमिंग कि इस वक्त बैंक का रिटर्न चल रहा है 10%, 9%, तो उस हिसाब से ये बिजनेस तो वाइबल हुआ सर। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक पहलू ये ऐसे ही सोच लेना, अल्लाह खैर करे, उते छत वाल देख कर ना कोई नतीजा निकाल लेना, नहीं सर। जो भी फैसला है वो डेट, ये आपके सामने सर डेटा आ रहा है, इस बेस पर करें। सीट्स अगर अवेलेबल हो लेकिन बच्चे ही ना हो रहने के लिए फिर। हाँ, यहां पर ये वाला फैक्टर हमने ज्यूम किया है कि हम वहां पर कर रहे हैं जहां पर ये हाई डिमांड में है। अच्छा, अब मैं एक बात करता हूं, ये तो एक पहलू है कि डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन जो है वो मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं और उस बेस पर फैसला करता हूं। अब अगला सवाल ये है कि क्या मुझे ये हॉस्टल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने इसको प्लान किया और मैंने कहा लेट से मुझे करना चाहिए। मैंने इंफॉर्मेशन हासिल कहाँ से की? एक तो ये इंफॉर्मेशन है, मैंने इंफॉर्मेशन हासिल कर, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से हैं, ज़रा उस तरफ भी अगर हम आ जाएं तो एक इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज में सेकेंडरी के अंदर इंटरनल सोर्सेज है, और इंटरनल सोर्सेज में क्या है सर? एसबीआई में कितना बच्चा है, एसबीआई में कितना बच्चा है जिसको हम अपने हॉस्टल की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल। सर यहाँ पे 2 हॉस्टल्स ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट ने खोले हुए हैं, उससे मैं कहता हूं यार तुम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना जरा मेरे साथ शेयर करो, और मुझे जरा ज्यादा तरीके से अंदाजा हो। जब मैंने उससे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर कराई तो उसने कहा भैया 80,000 से 1 लाख रुपए जो है वो तो हर महीने का हमारा भत्ता भी जाता है जो पुलिस वालों को देते हैं। वो मेरी बात समझ आ रही है? उसने कहा इस सेटअप के लिए स्वीपर कम से कम कितने रिक्वायर्ड होंगे, उसकी उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इस सेटअप के लिए जो स्वीपर हैं वो कम से कम 5 रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल इंफॉर्मेशन एसबीआई से कितना बच्चा आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया? एक सर्वे करवा लिया और बच्चों से पूछा आप इस वक्त कितने पैसे दे रहे हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट ने कहा सर हम पर मंथ 20,000 रुपए दे रहे हैं। भाई 20 दे रहे हैं, उन्हें फायदा मिलेगा तो ही वो हमारे हॉस्टल में आएगा ना। 20,000 रुपए की एवरेज निकाली हमने, ये सर्वे किया। सर ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये कौन सा सोर्स है? ये प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, सेकेंडरी से भी कर सकते हैं। सर जी एक दोस्त ने हमें मशवरा दिया है, मैं आपको मशवरा देता हूं, हॉस्टल बहुत चलेगा, कभी एक सीट भी अवेलेबल नहीं होगी। उन्होंने कहा आप हॉस्टल को कर ले, 4 सीट वाला हॉस्टल हो, 2 लड़कियां और 2 लड़के एक रूम में हो, तो आपके हॉस्टल में जगह नहीं बचेगी। लेकिन
क्या हम ये कर सकते हैं सर? लॉज एंड रेगुलेशंस, चलो दीन तो एक वो है ना, फैक्टर है ही है, लेकिन कानूनी तौर पे हमें इजाजत नहीं। तो भाई हमने जो फैसला करना है उसमें लॉज एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट भी तो देखनी है ना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो लॉज एंड रेगुलेशंस भी बड़े जरूरी हैं, इनकी कंप्लायंस को भी इंश्योर करना है, इंटरनल सोर्सेज से डाटा भी लेना है, एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा भी लेना है, सर प्राइमरी सर्वे भी करवाने हैं, कुछ बच्चों से इंटरव्यूज भी करने हैं। क्या मशवरा देते हो? कैसा हॉस्टल होना चाहिए, कमरे कैसे होने चाहिए, कितने साइज के कमरे में कितने बेड या कितने मैट्रेस होने चाहिए? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन। खाने के हवाले से मेस कैसा होना चाहिए, नाश्ते में अमूमन क्या होना चाहिए, नाश्ता कितने बजे अवेलेबल हो जाए? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं खास तौर पे इस हॉस्टल को शुरू करने के लिए, ये प्राइमरी है। और वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी मौजूद है वो सेकेंडरी है। वो इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। तो भाई आप जो फैसला कर रहे हो वो डेटा की बेस पर कर रहे हो, वो जुबानी, वो ख्याल के तौर पे, वो अंदाजे पर, वो गैस वर्क पर नहीं कर रहे। पहली बात ये। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्ड है और कौन सा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। ये जो टेबल आपने तरतीब से सारी चीजों को नोट किया और लिखा और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बजट बनाया, फिजिबिलिटी बनाई, सर ये स्ट्रक्चर डेटा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन, और यहां पर एक छोटा सा पहलू डेटा एनालिटिक्स का भी है कि आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, जो बात हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़नी है। बट मोर और लेस ये सारा ही बात है, ये सारे खर्चे हैं। आप इर्द गिर्द देखें, हर जगह पर डेटा मौजूद है। डेटा को इस्तेमाल करना आज वो वाला मसला नहीं है कि डेटा नहीं है, आज तो मसला है कि डेटा इतना ज्यादा है कि आज तो किसी बंदे से भी पूछो, आप किसी बंदे से कुछ भी पूछ लो, वो कभी भी नहीं कहेगा मुझे नहीं पता। आहो कर लेने। जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता वो भी ये कहता है कर लेने, मैनू पता है बस ये नहीं जो निकल गया, कल कर लेने। इधर एवं कोई बंदा आज के दौर में ना करता ही नहीं। अब मेरा 4 साल का बेटा है, मैंने कहा 3 के बाद क्या आता है, अब उसे नहीं आ रहा, कहता है पापा फैन तो चला दे। ना नहीं कहेगा मैनू नहीं आता सर। इंफॉर्मेशन हमेशा मौजूद होगी सर, इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। आपने क्या करना है, आपने उस इंफॉर्मेशन में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और उस इंफॉर्मेशन को अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करना। सर समझ आ रहा है? ये सारी स्टोरी है। इसमें आप कोई और चीज ऐड करना चाहें तो बताएं। बस जी ले सर, डाटा की बात की, डाटा की एक्सट्रैक्शन की बात की, इंटरनल डाटा की बात की, एक्सटर्नल डाटा की बात की, सेकेंडरी डाटा की बात की, प्राइमरी डाटा की बात की। इस एग्जांपल से ये सारी चीजें ही सर डन हो गया। चैप्टर हमारा कंप्लीट है और ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल थी जिससे हमारा रियल लाइफ एग्जांपल थी। देखें सर बात वो है, एग्जांपल तो वो है ना जो आपको उस जगह पर ले जाए। सर समझ आ रही है? तो सर ये सारी चीजें आपने खुद विटनेस की हुई हैं, इस वजह से ये वाली एग्जांपल ज्यादा फिजिबल है।
हाँ, अगर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा की बात करें तो ये जितनी हमने पैसों की बात की है ये सारा क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। लेकिन ये वाली बात की जाए कि माहौल कैसा है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। और ये वाली बात की जाए तो कौन से कमरे ज्यादा हवादार हैं, कौन से कमरे ज्यादा बेहतर है, ये ऑर्डिनल है। सर समझ आ रही है? जो ज्यादा बेहतर है, जिनका एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर है, जिसमें कूलिंग ज्यादा बेहतर है। सर समझ आ रही है? तो जहां पर रैंकिंग आ जाएगी वहां पर ऑर्डिनल है। सर जी, सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि वहां पर रह रहे हैं, ये कौन सा डाटा है, ये क्वालिटेटिव डाटा है और ऑर्डिनल डाटा है। सर समझ आ रही है? कमरों में पेंट किस कलर का हुआ है, ये क्वालिटेटिव डाटा है, लेकिन ये ऑर्डिनल नहीं है बल्कि नॉमिनल डाटा है। सर जहां पर फिगर्स एग्जैक्ट है, जहां पर पॉइंट्स में नहीं है, जहां पर डेसिमल नहीं है, जहां पर फ्रैक्शन नहीं है, वो कौन सा डाटा है, वो डिस्क्रीट डाटा है। वरना बाकी डाटा क्या है, बाकी कॉन्टिन्यूस डाटा है। ये कैपेसिटी ये कौन सा डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है। 150 हो गई या 151 हो गई, 150.5 नहीं हो सकता। अलबत्ता ये जो अमाउंट्स हैं ये डिपेंडिंग, ये वाला डाटा जो अमाउंट्स हैं वो तो कॉन्टिन्यूस हो जाता है, चूंकि ये तो वेरी भी कर सकता है, ये तो ज्यादा भी हो सकता है। मैं इसी को ही अभी आपको अभी इसी डाटा के अंदर पॉइंट्स डाल के दिखा दूं। अभी मैं आप इसको रुपीज इन थाउजेंड्स में कर दूं तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर दरमियान में पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया तो ये डाटा कौन सा डाटा हो गया, कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया। यार मेरा पॉइंट समझा? लेकिन सीटिंग कैपेसिटी का डाटा कौन सा डाटा है, ये डिस्क्रीट डाटा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये सर सारा अगर हम इसी एग्जांपल से इसको अप्लाई करें, नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, इसकी बात भी आ गई। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड की बात भी कर ली थी आपके साथ, और इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा के बाद आ गया एथिकल कंसिडरेशन। सर सारा चैप्टर मुझे लगता है समेट लिया है, अब सिर्फ आपकी मेहनत की देर है। ठीक हो गया सर? और पकड़ लेंगे इसको? ले सर, आज की आखिरी बात, और इस चैप्टर को खुदा हाफिज करने से पहले इस चैप्टर के एमसीक्यूज निकाल लीजिए, जरा उसको डिस्कस करते हैं। सर जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डाटा? More numerical data that is extract and use. यस, इट्स ऑप्शन बी। न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं है, ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम नहीं, एक्सटर्नल सोर्स नो। नॉमिनल डाटा क्या है? कैटेगरीज विद मीनिंगफुल ऑर्डर, numerical data that can be averaged, categories without any order or ranking. शाबाश। Which of the following is an example of ordinal data? जी, Customer satisfaction rating. ऑर्डिनल का मतलब है ऑर्डर हो, ऑर्डर इसमें है, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल। यस सर, क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इज डिस्क्रीट, नॉमिनल, कॉन्टिन्यूस और ऑर्डिनल। जी, क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। जी सर, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। Which of the following is an example of discrete data? Number of employees in a company। चूंकि ये 1.5 नहीं हो सकते, या 1 2 3 नंबर्स में, होल नंबर्स में होंगे,
स्ट्रक्चर डाटा क्या है? Data organized in a fixed scheme, rows and columns. सर जी स्ट्रक्चर डाटा, डाटा ऑर्गेनाइज इन अ फिक्स स्कीमा, स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर को, स्कीमा किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर को। तो भाईजान ये स्ट्रक्चर डाटा है। अब अगर आपको स्कीमा का मतलब नहीं आता था तो सवाल यह है कि डाटा विदाउट एनी प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट तो कंफर्म नहीं है। डाटा दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, ये भी नहीं है। डाटा जेसन, ये तो कौन सी होती है सर? ये तीनों नहीं है। तो फिर क्या होगा? ओए उस तरह भी तो कर सकते हो ना। अगर आपको स्कीमा का मतलब नहीं पता तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके भी तो कर सकते हैं सर। ये तो एमसीक्यूज की करने की टेक्निक्स तो आपने सीखी हुई है ना। लें सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? Social media. स्प्रेडशीट, डेटाबेस, सोशल मीडिया, एक्सएमएल तो सेमी स्ट्रक्चर्ड है सर जी। सोशल मीडिया विद टेक्स्ट एंड इमेज। जी सर, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा डिफर्स फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। क्यों? No organization is stored only in relational, contains some organizational markers cannot be। सर जी ये जो मार्कर्स है ना जेसन और एक्सएमएल, ये तो कंफर्म है कि ये सेमी स्ट्रक्चर की बात है। Which of the following is a case study example of structured data? जी Loading bank transaction, important data sets. शाबाश, बैंक ट्रांजैक्शन, यस। सेंटिमेंट्स नहीं, ट्विटर नहीं, HTML नहीं सर। जेसन फाइल क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड। Which of the following is an example of external data source? एक्सटर्नल डाटा सोर्स जी। एम्प्लॉय अटेंशन रिकॉर्ड, कस्टमर परचेज हिस्ट्री नहीं, है तो इंटरनल सिस्टम की है। स्टॉक मार्केट सर ये एक्सटर्नल है। स्टॉक मार्केट जो है ये एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट का डाटा एक्सटर्नल है। स्टॉक मार्केट एक्सटर्नल है। मार्केट की एवरेज एक्सटर्नल है सर। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, फर्स्ट हैंड, शाबाश, फर्स्ट हैंड। Sir, a company using a market research report from a consulting firm is an example of। हाँ, अगर उसने मार्केट रिसर्च रिपोर्ट को इस्तेमाल किया है तो सेकेंडरी डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल कंसिडरेशन? प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, यस। डाटा मैनिपुलेशन, बाकी तो ये तीनों क्या हैं सर? एथिकल कंसिडरेशंस हैं। A social media company failing to inform user about how the data is used violates which external principle? Data. Social media company inform नहीं करता about how their data is used, कि उनका डाटा किस तरह यूज होगा। जी जी सर जी। Data. सर जी सिक्योरिटी तो ये है कि आपका डाटा कोई दूसरा एक्सेस ना करे। सिक्योरिटी तो ये है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि आपसे मैं आपके फ़ोन नंबर लेकर किसी बंदे को दूं जो आपको दिन रात टिकटिंग के मैसेज करते रहे। आपको बताऊं ये कि आपका डाटा से आपको डाटा और टैक्स की अपडेट दूंगा लेकिन वो ना दूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है जी? इसका क्या जवाब है फिर? जी सर, ensuring that data collection does not lead to discrimination is related to data collected does not lead to discrimination। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो क्या होगी? फेयरनेस होगी सर। सर जी ये सारे एमसीक्यूज भी मैंने करवा दिए। चैप्टर नंबर 1 हर तरह हर पहलू से कवर करवा दिया है। इंशाल्लाह कल जुम्मा है, चैप्टर नंबर 2 शुरू करवाऊंगा कल, और चैप्टर 3 कल और परसों चैप्टर 3 होगा। मंडे वाले दिन टेस्ट होगा चैप्टर 1 का। फिर
ट्यूसडे वाले दिन से चैप्टर 3, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन चैप्टर 3, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर 3 और 4 का इकट्ठा टेस्ट होगा अगले मंडे को। और सर समझ आ रहा है? इस तरह से चलेगा बच्चों, साथ के साथ पढ़ो, एंजॉय भी करोगे, मज़ा भी आएगा, अगले टॉपिक्स की समझ भी आएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।